Hello friends, good afternoon to all of you and welcome back to my YouTube channel ePartCom. So friends, last time we were discussing about apportionment of input tax credit under section 17 subsection 2. हमने सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 डिस्कस किया था जिसमें हमने कॉमन क्रेडिट की बात कर ली थी कि अगर कोई गुड्स ऐसे है जिसपे क्या कहते हैं कि मतलब कि दैट गुड्स इज यूज्ड फॉर पार्टली यूज फॉर बिजनेस पर्पस, पार्टली यूज फॉर पर्सनल पर्पस. बिजनेस पर्पस में भी मैंने उसको बताया था कि पार्टली यूज फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई और पार्टली इज यूज्ड फॉर इफेक्टिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई. जहां पर हमने कॉमन क्रेडिट की बात की थी D1 एंड D2. हमने ये कॉमन क्रेडिट की बात की थी कि दैट कॉमन क्रेडिट से हम D1 प्लस D2 करके उतने ही रुपए का जो हमने ITC अवेल किया वो हमको क्या करना था, रिवर्स करना था. अगर अभी तक आपने इस चीज को नहीं देखा है तो प्लीज इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने डाली है उसमें आप देख लें. तो ये जो वीडियो है, दिस वीडियो इज कंटिन्यूएशन ऑफ माई लास्ट वीडियो जिसमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉमन क्रेडिट. ठीक है, हम कॉमन क्रेडिट की बात कर रहे थे तो हम सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 को ही कंटिन्यू करते हैं उसके फर्दर केसेस को, जहां पे हम क्या कहते हैं कि कॉमन क्रेडिट की बात करेंगे. तो वहां पर तो हमने गुड्स के केस की बात की थी. यहां पर क्या है, कॉमन क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. और कैपिटल गुड्स हमने बताया था आपको कि कैपिटल गुड्स क्या हैं. कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं द वैल्यू ऑफ विच हैज बीन कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज किया है, मीन्स उसको हमने बैलेंस शीट में शो किया है एज एन असेट. तो दैट इज योर कैपिटल गुड्स. तो यहां पर जो हमारा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं मार्कर का. ओके, अपॉर्शनमेंट ऑफ ITC apportionment of ITC in respect of capital goods, in respect of capital goods partly used for business and partly used for other purpose. Other purpose or we can say partly used for effecting exempt supply. ठीक है. So friends, in this particular case, सपोज दैट हमने कोई पहले मैं समझा देता हूं कि कैसे इसको हम आगे चलेंगे, आगे कैसे डिस्कस करेंगे. तो पहले मैं इसको समझा देता हूं. सपोज दैट अगर हमने कोई पर्टिकुलर मशीन हमने परचेज किया हुआ है, जिसका हमने 5 लाख रुपीज की मशीन परचेज की थी और उस पर मैंने 18% के हिसाब से, तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 18%, तो 90,000. इसका जो 18% आ रहा है दैट इज 90,000 का हमने क्या किया है, GST पे किया है, जिसका हमने ITC क्लेम कर लिया. जिसका हमने, गवर्नमेंट कहती है भाई आपने फर्स्ट टाइम जो परचेज किया था तो पूरा 90,000 रुपीज जो आपने टैक्स पे किया है वो एक बार में ही ले लीजिए. बिल्कुल आप, यू आर अलाउड टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट. ये नहीं है कि आप कहेंगे सर ये कैपिटल एसेट तो हम आगे आने वाले कई सालों तक यूज करेंगे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसको हम हर महीना थोड़ा थोड़ा करके लेते रहें. तो गवर्नमेंट कहती भाई नहीं, इतना हेडेक नहीं रखना है, आप पूरा का पूरा ITC अभी ले लीजिए. 90,000 जो आपने किया है, अब हो सकता है वो मशीन आप आगे आने वाले 4 सालों 5 सालों तक यूज करें, लेकिन हमको उतना नहीं करना है. आप जो है सारा का सारा ITC आज जिस पर्टिकुलर मंथ में आपने परचेज किया है उस मंथ का जब हम फाइल करेंगे रिटर्न, तो उस मंथ का हम क्या करेंगे, ITC क्लेम कर लेंगे. ठीक है, गवर्नमेंट ने तो हमको अलाउ कर दिया. लेकिन अब सपोज दैट इस मशीन को जो है हम यूज कर रहे हैं, मतलब जो हमने ITC तो पूरा क्लेम कर लिया पूरे 90,000 का. अब हमको देखना है कि कितने रुपए का ITC हमको रिवर्स करना है. तो पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट इस पर पे किया है, जो हमने ये ITC हमने इस पर पे किया है, if this capital asset if this capital asset is used exclusively
exclusively for non-business purpose, exclusively for non-business purpose। अगर इस कैपिटल असेट जो हमने परचेज किया है और उस पर हमने आईटीसी क्लेम कर लिया है 90,000 रुपीज का, and if that particular asset is exclusively used for non-business purpose, in that case ITC is not available। तो पूरा का पूरा हमको जो 90,000 का ITC हमने क्लेम किया होगा वो हमको ITC क्या करना है, रिवर्स करना है गवर्नमेंट के, वापस हमको उसको रिवर्सल करना पड़ेगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। ठीक है, दूसरा केस है exclusively used for बिजनेस पर्पस। और बिजनेस पर्पस में भी क्या, इसको हम रादर देन राइटिंग बिजनेस पर्पस हम इसको लिख लें एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि बिजनेस पर्पस में हमारी एग्जाम सप्लाई भी हो सकती है। फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, जिसको हम ZRS बोलते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। तो इन दिस पर्टिकुलर केस फुल आईटीसी इज अवेलेबल। वहां पर हमारा क्या है, हम पूरा आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जो 90,000 का आईटीसी हमारा है वो पूरा का पूरा आईटीसी हम क्या करेंगे, क्लेम कर लेंगे। ठीक है, तीसरा केस है कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट का। कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट कब होगा, जब इस पर्टिकुलर असेट को हम दोनों ही पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, यूज्ड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस एंड पार्टली फॉर affecting taxable supply including zero rated supply। ठीक है, taxable supply including zero rated supply। तो in this particular case हमारा क्या है, proportionate ITC हम क्या करेंगे, अवेल करेंगे, proportionate। ठीक है, तो proportionate ITC is available। तो हमारा क्या है, प्रोपोर्शनेट आईटीसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में वो चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर देखो, जो हमारा कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो क्या है। पहले हम कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझेंगे कि भाई कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट आखिर है क्या। ठीक है, तो यहां पर हम कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, जिसको हम बता रहे हैं कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट। इफ द कैपिटल असेट, जो भी कैपिटल असेट हमने परचेज की है, ऊपर हम एग्जांपल में दिखा रहे हैं, जो भी हमने कैपिटल असेट परचेज की थी, कितने की थी, 5 लाख की कैपिटल असेट परचेज की है, जिस पर हमने 90,000 का 18% के हिसाब से 90,000 का हमने जीएसटी पे किया है और इतने का हमने आईटीसी भी क्लेम कर लिया है। अब इस पर्टिकुलर असेट को हमने यूज किया है पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज, पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज एंड पार्टली फॉर affecting taxable supply। ठीक है, पार्टली फॉर affecting taxable supply। तो उस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना है, प्रोपोर्शनेट आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं जितना हमने उसको पर्सनल पर्पस या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है, और जितना हमने उसको फॉर affecting exempt सप्लाई के लिए यूज किया है, उतने के बराबर का हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या करना है, रिवर्स करना है गवर्नमेंट के अकाउंट में। गवर्नमेंट कहते भैया आप पहले ले लो पूरा, हमने पूरा 90,000 का ले लिया, लेकिन बाद में जितने रुपए का हमने क्या कहते हैं कि नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है, जितने रुपए की मशीन या जितने रुपए की मशीन हमने क्या कहते हैं कि इफेक्टिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज किया है, उतने रुपए के बराबर का आईटीसी हमको क्या करना है, रिवर्स करना पड़ेगा। तो सर ये जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी है उससे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मैं बता रहा हूं, उसके कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं वो मैं तुमको बता रहा हूं। तो स्टेप 1, जो कॉमन आईटीसी है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले वाला जो कॉमन आईटीसी था उसमें हमने क्या किया था, D1 D2 करके कैलकुलेट किया था। ठीक है, जिसमें D1 था 5% और D2 था हमारा, सॉरी D1 जो था वो प्रोपोर्शनेट था कॉमन क्रेडिट का, और D2 जो था दैट इज 5% ऑफ कॉमन क्रेडिट। दोनों को हमने ऐड किया था तो वो हमारा क्या आ गया था,
टोटल रिवर्सल, जो आईटीसी हमको रिवर्स करना था वो हमारा टोटल D1 प्लस D2 करके आ गया था। लेकिन यहां पर हमको कैसे फाइंड आउट करना है कॉमन क्रेडिट और कैसे उसको प्रोपोर्शनेटली हमको फाइंड आउट करना है अमाउंट को, तो यहां पर हम पहले क्या करेंगे, अज्यूम द टोटल लाइफ, पहले हमको क्या करना है, अज्यूम द टोटल लाइफ ऑफ एसेट टू बी 5 years, टू बी 5 years। हमको ये अज्यूम करके चलना है कि वो जो असेट है वो 5 साल की है। अब सपोज अगर हमने 5 साल से पहले उसको बेच दिया होगा तो जितने 2 साल के लिए हमने यूज किया 2 साल का आईटीसी करेंगे क्लेम, बाकी 3 साल का जो हमने उसको बेच दिया है उतने के बराबर का आईटीसी हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमको यहां पे स्टेप 1 क्या है, अज्यूम द टोटल लाइफ ऑफ एसेट टू बी 5 years। स्टेप 2 क्या है, अभी टेंशन मत लो, मैं इसका एक इलस्ट्रेशन भी एक्सप्लेन करूंगा। कंप्यूट द कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट, कंप्यूट द कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट attributable towards monthly exempt supply, monthly exempt सप्लाई। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको पहले तो टोटल लाइफ ऑफ एसेट 5 साल मानकर चलना है, फिर हमको मंथली जो उसका आईटीसी है वो पहले कैलकुलेट करना है कि एक मंथ का कितना होगा और उस मंथ की एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी है, उतने के बराबर का हमको आईटीसी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको मैं फॉर्मूला के बेस पे समझा देता हूं, फिर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट विच हैज बीन अवेल्ड, जो 90,000 का हमारे एग्जांपल में है कि 90,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने अवेल किया है, तो दैट इज टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट या लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स, लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स। तो लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स कितनी होगी, 60 मंथ्स, क्योंकि हमको यहां पे मंथली निकालना है। तो 5 साल हमने माना हुआ है, एज्यूम किया हुआ है कि जो लाइफ ऑफ एसेट है दैट इज 5 years, तो 5 years में कितने मंथ्स होते हैं, 60 मंथ्स, तो उसको डिवाइड बाई करेंगे 60 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय, तो ये जो आ जाएगा ये 1 महीने का हमारा क्या आ जाएगा, आईटीसी आ जाएगा, 1 महीने का आईटीसी। उस 1 महीने के आईटीसी को हम डिवाइड करेंगे टोटल सेल्स से, टोटल सेल्स, तो 1 रुपए के सेल्स की वैल्यू आ जाएगी कि 1 रुपए के सेल्स की वैल्यू कितनी है आईटीसी की, और उसको जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे एग्जेम्प्ट सप्लाई से, टोटल यूनिटरी मेथड हमको यूज करना है, एग्जेम्प्ट सप्लाई से ड्यूरिंग द रेलिवेंट मंथ, क्योंकि हमको 1 महीने की हमको निकालनी है क्या कहते हैं कि आईटीसी कितना रिवर्स करना है उस पर्टिकुलर मंथ में, तो ये हमारा इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो हमने क्या किया, पहले जो टोटल आईटीसी था उसको डिवाइड बाई 60 किया, 1 महीने का आईटीसी आ गया कि 1 महीने का आईटीसी कितना होगा, फिर उस 1 महीने का आईटीसी को टोटल सेल्स से डिवाइड किया उस पर्टिकुलर मंथ के, तो 1 रुपए के सेल्स की वैल्यू आ गई आईटीसी की, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई से, तो वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर अमाउंट ऑफ आईटीसी विच शुड बी रिवर्स्ड इन द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई होप कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा यूनिटरी मेथड हमने यूज किया हुआ है। सिंपल हमको ये अज्यूम करके चलना है कि जो लाइफ ऑफ एसेट है दैट इज 5 years। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो कि गिरीश आहूजा में कोटेड है, इसमें कह रहा है आर लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी, आर लिमिटेड purchased a machinery for rupees 25 lakhs, for rupees 25 lakhs on 1st October, on 1st December 2018, on which IGST has been paid at the rate of, on which IGST has been paid at the rate of 18% amounting to rupees 4,50,000, 4,50,000 का हमने आईजीएसटी पे किया है। अच्छा, उसके आगे और भी जो पर्टिकुलर्स हैं वो दिया हुआ है, सप्लाई मेड फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए कितनी सप्लाई हमने की है, 50 लाख रुपीस की। ये जो वैल्यूज हैं दैट इज इन रुपीस, सारी वैल्यूज रुपीस में हैं। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज कितनी की हैं, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हमारी 15 लाख रुपीस की हैं। फिर गुड्स एक्सपोर्टेड टू यूएसए,
एक्सपोर्ट दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, वो कितने का है, दैट इज 10 lakhs। आफ्टर दैट टोटल सेल्स दिया हुआ है, टोटल सेल्स कितनी की है हमारी, 75 लाख रुपीस की क्या है हमारी टोटल सेल्स है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि कितने रुपए का हमको आईटीसी जो है वो रिवर्स करना है। यू हैव टू फाइंड आउट कि कितने रुपए का आईटीसी हमको रिवर्स करना है। तो सबसे पहले तो जो हमने आईटीसी अवेल किया है, आईटीसी कितने का अवेल किया है, 4,50,000 का। ये आईटीसी कितने साल के लिए है, 5 ईयर्स के लिए है, क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि जो मशीन की लाइफ है दैट इज 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं, क्योंकि मंथली इंफॉर्मेशन दी है, इसमें कह रहा है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018। ये जो इंफॉर्मेशन दी है ये हमारे दिसंबर मंथ की दी हुई है, ठीक है। तो 5 साल में कितने मंथ्स हो जाएंगे, 60 मंथ्स हो जाएंगे। 5 ईयर्स में कितने मंथ्स हो जाएंगे, 60 मंथ्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्योंकि हमको देखना है कि मंथली कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको रिवर्स करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट कि एक महीने का आईटीसी कितना होगा। ये जो 4,50,000 हमने पूरा एक बार में अवेल तो किया है, गवर्नमेंट कहती है अवेल कर लीजिए, ले लीजिए आप आईटीसी, लेकिन वो पूरे 5 सालों तक का है। तो अब हमको निकालना है कि एक महीने का आईटीसी कितना होगा। तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ जाएगा 4,50,000 डिवाइडेड बाय 60, ये आ गया हमारा 7,500। तो ये हमारा कितना आ गया, एक महीने का आईटीसी आ गया। ये क्या है, एक महीने का आईटीसी है। अच्छा, ये जो एक महीने का आईटीसी है, क्योंकि इस आईटीसी में हमने जो मशीन यूज की है वो बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज की है और एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए भी यूज की है। उस पर्टिकुलर मंथ दिसंबर के महीने में हमने कुछ सप्लाई ऐसे की है जो टैक्सेबल है इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, और कुछ सप्लाई ऐसी है जो कि हमारी क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई है। अब हमको ये 7,500 में से बाइफरकेट करना है, प्रोपोर्शनेट पार्ट निकालना है कि टैक्सेबल पर्पस के लिए कितना है और एग्जेम्प्ट पर्पस के लिए कितना है। तो यहां पर ऊपर हम देखेंगे, इसमें कह रहा है एग्जेम्प्ट सप्लाई बिजनेस पर्पस के लिए कितना है, 50 lakhs है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो है ये एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी, 15 लाख। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है 15 लाख है। तो 15 लाख रुपए के बराबर का जो हमारा आईटीसी उस पर्टिकुलर मंथ का होगा उतना हमें रिवर्स करना है। तो देखो कैसे होगा, मैं फिर से यहां बता रहा हूं। ये जो 7,500 रुपीज आया था दैट इज फॉर मंथ ऑफ, ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने अवेल किया है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ये हमारा उस पर्टिकुलर दिसंबर महीने के लिए है। तो 7,500 डिवाइडेड बाई दिसंबर महीने की टोटल सेल्स कितनी है, 75 lakhs। आप ऊपर एग्जाम्पल पे देख सकते हैं टोटल सेल्स जो है 75 lakhs की है। तो ₹1 के सेल्स के बराबर की हमारी वैल्यू आ गई आईटीसी की। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी है, 15 लाख रुपए की है। तो ये आ जाएगा 7,500 डिवाइड बाय 75 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 15 lakhs, ये आ गया 1,500 रुपीज। तो ये हमारा जो 1,500 रुपीज के बराबर का आईटीसी है ये हमको रिवर्स करना है। आई होप कि ये जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जो एग्जांपल मैंने लिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, मैंने पहले जो आईटीसी था, पहले तो लाइफ ऑफ एसेट अज्यूम की कि 5 ईयर्स मतलब 60 मंथ्स। तो जो टोटल आईटीसी था 4,50,000 का, 4,50,000 का, ये आगे आने वाले 5 सालों तक का आईटीसी था। इसको हमने डिवाइड किया 60 से, क्योंकि एक महीने का हमको निकालना है आईटीसी, क्योंकि हमको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर दे रखी है। तो एक महीने का आईटीसी आ गया कितना, 7,500। अब इस 7,500 का जो आईटीसी हमने क्लेम किया है उसमें जो हमने मशीन या कैपिटल गुड्स को यूज किया है उसको कुछ बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है और एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए भी यूज किया है। तो जितना एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज किया होगा उतने के बराबर का हमको क्या करना है, रिवर्स करना है, प्रोपोर्शनेट। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, 7,500 डिवाइड बाई टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाई एग्जेम्प्ट सप्लाई, टोटल सप्लाई डिवाइडेड बाई टोटल सप्लाई मल्टीप्लाइड बाई एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो ये हमारा क्या आ गया, उतने के बराबर का हमारा आईटीसी जो कि हमको रिवर्स करना है। आई होप कि ये जो आपको प्रॉब्लम है वो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 4। तो ये तो हमारा था सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 भी हमने डिस्कस कर लिया था। सेक्शन 17 सबसेक्शन 4, सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 कहता है ऑप्शनल मेथड। सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 कहता है ऑप्शनल मेथड, ऑप्शनल मेथड फॉर बैंक एटसेट्रा, फॉर बैंक एटसेट्रा
फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ठीक है, लाइक अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी कौन सी है, जो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड गिव्स लोन, या और भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी हमारे हैं, तो उनके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट करने अवेल करने के दो ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन तो है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में मैंने बताया था कि जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए जितना हमने आईटीसी क्लेम किया है उसको तो हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए अगर हमने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है तो उसके बराबर का आईटीसी हमको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में हमारा अपॉर्शनमेंट था कि किस तरह से हम अपॉर्शन करते हैं कि अगर कोई बैंकिंग सर्विसेज ऐसी सर्विसेज दे रही जो कि एग्जेम्प्ट है, वो सर्विसेज, तो जितने के बराबर का वो एग्जेम्प्ट सर्विसेज दे रही हैं उतने के बराबर का आईटीसी उनको क्या करना है? रिवर्स करना है। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस को फॉलो कर सकती हैं फॉर द अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपको नहीं पता है कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस क्या हैं, तो प्लीज गो एंड वॉच माय वीडियो। इसके प्रीवियस वाली वीडियो, या आई थिंक प्रीवियस वाले वीडियो में ही मैंने एक्सप्लेन किया है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 कि किस तरह से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में। प्रोपोर्शनेट आईटीसी, प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ये कर सकती हैं, या उनके पास ऑप्शन है अवेल ऑफ एवरी मंथ, अवेल ऑफ एवरी मंथ एन अमाउंट इक्वल टू, एन अमाउंट equal to 50% of the eligible input tax credit, of the eligible input tax credit on inputs, on inputs or capital goods, or capital goods and input services, and इनपुट सर्विसेज, ठीक है। इन दैट मंथ, सर्विसेज इन दैट मंथ, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर समझाता हूं। इन दैट मंथ एंड रेस्ट विल लैप्स, रेस्ट विल लैप्स, जो बचा हुआ 50% है वो क्या होगा? लैप्स हो जाएगा, उसको फिर हम कहीं पे भी शो नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि या तो हम सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस को फॉलो कर लें, प्रोपोर्शनेट आईटीसी अवेल कर लें, या दूसरा ऑप्शन ये है कि जो भी हमारा एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका 50% हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लें, बाकी 50% जो हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। वहां पर हमको कुछ भी नहीं देखना है कि कितना हम एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं, कितना हम क्या कहते हैं कि टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं देखना है। टोटल जितना हमारा एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो भी हमने इनपुट मतलब जीएसटी पे किया होगा, इनपुट पे जो भी हमने टैक्स पे किया होगा, तो जो भी हमारा इनपुट टैक्स एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका सिंपली 50%, अगर 1000 रुपए हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल है तो उसमें से हमको ये नहीं प्रोपोर्शनेट करना कि कितना हमने एग्जाम सप्लाई के लिए किया, कितना हमने टैक्सेबल सप्लाई के लिए किया। नो, सिंपली 50%, 500 रुपए तुम अवेल करो, 500 रुपए तुम्हारा लैप्स हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, 50%। लेकिन इसमें क्या है कि अगर एक बार मैंने ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन अवेल एक्सरसाइज कर लिया है तो ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर मैं इस ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकता हूं, फिर ड्यूरिंग द होल ईयर यू हैव टू फॉलो द सेम ऑप्शन, फिर बीच में हम अपना ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। सो क्या है? द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल नॉट बी विदड्रॉन, द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड कैन नॉट बी विदड्रॉन थ्रू आउट द होल फाइनेंशियल ईयर, थ्रू आउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो भी हमारे फाइनेंशियल ईयर के पार्ट्स बचे हुए हैं उसमें हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, बाद में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसमें हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये है, ये जो रेस्ट्रिक्शन है 50% वाली, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ 50%, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ 50% shall not be applied, shall not be applied to the tax, to the tax paid on supplies, to the tax
पेड ऑन सप्लाईज मेड बाय वन रजिस्टर्ड पर्सन, मेड बाय वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन नंबर। इसको हम बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स हम उसको बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैविंग सेम पैन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, इसको हम बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अगर एक सप्लाई, मतलब सपोज दो डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं, आपस में कोई सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में 50% वाला हमारा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें हम पूरा 100% आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं हूं, मेरा चंडीगढ़ में भी कोई बिजनेस है, दिल्ली में भी कोई बिजनेस है, मैंने चंडीगढ़ वाले ऑफिस से अपने दिल्ली वाले ऑफिस में कोई सप्लाई की है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो भी आईटीसी होगा वो हम पूरी तरह फुल आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। वहां पर 50% वाली रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वहां पे हम 50% वाली रेस्ट्रिक्शंस नहीं करेंगे। अक्सर बैंक के ब्रांचेस होते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच हमारा सप्लाई होता रहता है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा ये 50% वाली रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अच्छा, एक एग्जांपल इसमें हम देखते हैं, हमारा क्या कहते हैं कि ग्रीश आहूजा में ही है। इसमें है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 18 फॉर द रजिस्ट्रेशन इन पंजाब। नवंबर 18 की इंफॉर्मेशन है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, नवंबर 2018 की इंफॉर्मेशन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आईटीसी फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आईटीसी फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, कितना है, 1 लाख रुपए का आईटीसी हमने क्लेम किया है फॉर सप्लायर, फ्रॉम सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आईटीसी फ्रॉम अदर ऑफिसेज, आईटीसी फ्रॉम अदर ऑफिसेज, मतलब अदर ऑफिसेज का मतलब क्या है कि पैन सेम है, रजिस्टर्ड पर्सन अलग अलग हैं, दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, लेकिन पैन सेम है, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में। ठीक है, दैट इज 20,000। और आईटीसी ऑन कंप्यूटर्स परचेज्ड, आईटीसी ऑन कंप्यूटर्स परचेज्ड फॉर ऑफिस, परचेज्ड फॉर ऑफिस कितने का है, 25,000 का है। ठीक है, तो अब इसमें हमको पता लगाना है कि कितने रुपए का आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं और कितने रुपए का आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो वही है कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस को जिसमें हम प्रोपोर्शनेट कर लें, लेकिन यहाँ पे हमको ये पता ही नहीं कि एग्जाम सप्लाई कितनी, टैक्सेबल सप्लाई कितनी है, तो वो ऑप्शन हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमको सप्लाई के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ हमको ये कहा है कि इतना आईटीसी हमने क्लेम किया है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि 50% ऑफ द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 50% देखो, इस पे और इस पर तो 50% वाले रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये वाली जो इस पर है, ये वाली जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, सप्लाई है, इस पर 50% वाली रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने बताया था कि ये जो 50% वाली रेस्ट्रिक्शन है वो अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन और दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन के बीच में हो रही जिनका सेम पैन है, तो उसमें 50% वाली रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसमें तो फुल आईटीसी क्लेम करेगा, फुल आईटीसी मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो क्लेम करेगा वो 20,000, ये तो फुल करेगा, और प्लस 1 लाख और 25,000, इन दोनों का ऐड करके जो सम होगा उसका 50%। तो 1,25,000 का 1,25,000 का 50% कितना हो गया, 62,500। तो 62,500, तो टोटल हमारा कितना आईटीसी वो क्लेम कर सकता है, 82,500 आईटीसी क्लेम करेगा। बाकी का जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 1,25,000 में से 62,500 का बचा हुआ है। ठीक है, तो 62,500 के बराबर का आईटीसी जो है उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो जो उसका एलिजिबल आईटीसी जो वो क्लेम कर सकता है वो कितना है, 82,500 का है। जो बैलेंस आईटीसी होगा 62,500 का, वो उसको क्या करना है, गवर्नमेंट के अकाउंट में रिवर्स करना है। तो ये जो प्रोविजन थे सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 के प्रोविजन थे, जिसमें हमारा था ऑप्शनल क्या कहते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट था फॉर बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये जो सेक्शन 17 जो हमारा अपॉर्चमेंट ऑफ आईटीसी था वो यहां पर कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में आई विल
कम टू यू विद न्यू टॉपिक। वो हमारा जो होगा ब्लॉक्ड क्रेडिट का होगा। मैं इसमें ब्लॉक्ड क्रेडिट डिस्कस नहीं करूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉक्ड क्रेडिट अपने आप में ही बहुत बड़ा सा टॉपिक है। तो उसके लिए पूरी एक वीडियो जो है वो देना चाहता हूं कि पूरी एक वीडियो में वो ब्लॉक क्रेडिट आ जाए सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। And if you have any problem, you can ask me in the comment section. If you have any suggestions for me to improve my lecture, to improve my teaching skill, or to improve my video quality, please tell in the comment box. I would welcome those suggestions. I would love to receive suggestions from your side. So आज के लिए इतना ही रखते हैं. Thank you and have a good day.